हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार जोशी CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की प्रमुख क्या क्या भूमिकाएं रही उसका अध्ययन चल रहा है हम लोग का, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार 1935 में आपका दो राष्ट्रीय नेताओं का हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी और एक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए वहीं से आप कंटिन्यू करते हैं। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको किसी भी तरह की सुझाव देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सुझाव दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं 1935 के आपका प्रमुख कानूनों से। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन। क्या चल रहा है हमारा? स्वतंत्रता आंदोलन। और इसमें हम लोग 1935 देख रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं? 1935 में हम लोगों ने आपका देखा कि किस प्रकार राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है ना भाई। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, और कौन आए थे जी? आपका हमारे जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। देखिए 1935 में एक और घटना है, हमारे ई राघवेंद्र राव को, किनको? ई राघवेंद्र राव को मध्य प्रांत का, कहाँ का? मध्य प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि ई राघवेंद्र राव को छत्तीसगढ़ या मध्य प्रांत का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1935 में। और हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मध्य प्रांत के बनने वाला आपका एकमात्र प्रथम व्यक्ति था, जिसका नाम क्या है? ई राघवेंद्र राव है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। 1935 में ई राघवेंद्र राव को मध्य प्रांत के गवर्नर के रूप में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं 1935 में भारत में, कहाँ पे भाई? भारत में एक कानून आती है जिस कानून का नाम है भारत शासन अधिनियम। कौन सा कानून आता है? भारत शासन अधिनियम 1935। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर 10 वर्ष में इंग्लैंड से एक कानून आता है ना भाई। हमारे इंग्लैंड से कानून आता था भारत को संचालित करने के लिए, और उस कानूनों में आपके बहुत सारे ऐसे पक्ष रहते थे जो भारतीयों को अच्छा रहता था, और कई ऐसे पक्ष रहते थे भारतीयों के लिए क्या था? खराब था। तो इस कानून के बारे से आप जानकारी रखना है कि 1935 में कानून आया है। कौन सा कानून? भारत शासन अधिनियम। हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान का, किसका भाई? संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा कानून है? भारत शासन अधिनियम। लगभग हमारे संविधान का 70% हिस्सा कहाँ से लिया गया है भाई? भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। याद रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वह कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों के प्रमुख चीज़ों को आपका शामिल करके बनाया गया है। इसी कारण आप संविधान में पढ़ते होंगे कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, ऐसे करके आपका फ्रांस से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आप पढ़ते होंगे। तो इसका मतलब यही है कि विश्व के समस्त संविधानों को पढ़ने के बाद रचना की गई है। किस संविधान की? भारत मतलब भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान के आपका सबसे बड़ा स्रोत माना गया है किसको? भारत शासन अधिनियम 1935 को। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ ही आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है।
इस कानून में लिखा था कि भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। देखिए इसको बढ़िया से समझेंगे। इसमें लिखा गया था कि भारतीय संघ का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पे संघ के दो अर्थ मिलते हैं। कितने अर्थ मिलते हैं? दो अर्थ मिलते हैं। एक होता है हमारा फेडरल और एक होता है यूनियन। क्या क्या मिलता है भाई? फेडरल मिलता है और यूनियन मिलता है। ठीक है। अंग्रेजों ने लिखा था भारत शासन अधिनियम 1935 के कानून में कि भारतीय संघ का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। और संघ के हमें दो अर्थ मिलते हैं, एक फेडरल मिलता है और एक क्या मिलता है? यूनियन। फेडरल का अर्थ होता है कि जो राज्य है वह केंद्र से अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। इस तरह के व्यवस्था को क्या कहा गया है? फेडरल व्यवस्था। याद रखना, फेडरल व्यवस्था के तहत यह कहा गया है कि जो राज्य है वह केंद्र से कभी भी चाहेगा तो अलग हो सकता है। एक नया आपका अलग एरिया बना सकता है अपना। कौन सा वाला? राज्य। मतलब कमजोर, कैसा भाई? कमजोर केंद्र की स्थापना के आपका कह सकते हैं व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? फेडरल व्यवस्था। ठीक है। लेकिन यूनियन का अर्थ होता है कि जो राज्य है वह कभी भी केंद्र से अलग होकर, किससे अलग होकर? केंद्र से अलग होकर एक नया देश नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ठीक है। इसकी व्यवस्था यही कह रही है कि जो राज्य है वह कभी भी केंद्र से अलग नहीं होगी और नया अलग होकर आपका एक नवीन देश निर्माण वह नहीं कर सकता। एक मजबूत, कैसा? एक मजबूत केंद्र बनाया जाता है किस व्यवस्था में? यूनियन में। ठीक है। समझेंगे हम लोग यूनियन व्यवस्था के तहत आपका भारत सरकार है कि फेडरल व्यवस्था के तहत? तो याद रखना हमारा भारत यूनियन व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? यूनियन। अभी तक देखिए भारत के जितने भी स्टेट बने हैं वह आपका किसी भी केंद्र से अलग करके एक नवीन देश नहीं बना है। हम लोग राज्यों के सीमाओं में बंटवारा करके एक नवीन राज्य निर्माण कर सकते हैं, लेकिन राज्य को कभी भी केंद्र से अलग होकर एक नया देश निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी व्यवस्था क्या है? यूनियन व्यवस्था है। ठीक है। लेकिन अंग्रेज जिस समय बात कर रहे हैं कि भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, उस समय वो बात कर रहे हैं किसकी? फेडरल की, ताकि भारत आगे चल के आज़ाद भी हो जाए, फिर भी इसकी केंद्र को कमज़ोर बना दिया जाए ताकि ये लोग आगे चल के आपका ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर सके। दो राज्यों के बीच में लड़ाई हुआ, एक नया राज्य है वो केंद्र से अलग होकर नया देश बना दिया। इस तरह की व्यवस्था को अपनाने के लिए बोल रहे हैं कौन लोग? अंग्रेज लोग। लेकिन हमारा व्यवस्था याद रखना, jab संविधान निर्माण किया गया तो यूनियन व्यवस्था को अपनाया गया। किसको नहीं अपनाया गया? फेडरल व्यवस्था को। लेकिन अंग्रेज लोग इस समय जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी? फेडरल की, कि केंद्र कभी से आपका राज्य अलग हो सकता है। और इसी कानून के तहत हमारे भारत में चुनाव कराया गया। क्या कराया गया? चुनाव कराया गया। पूरे भारत में चुनाव होते हैं। याद रखना भारत में सर्वप्रथम आपका चुनाव कब हुआ है? 1937 में हुआ है। कब हुआ है भाई? 1937 में हुआ है। और किस कानून के तहत हुआ है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर है भैया बातें? भारत में सर्वप्रथम चुनाव कब हुआ? 1937 में। इससे पहले भी एक नगरीय चुनाव हुआ था ना, याद रखना। एक नगरीय चुनाव हुआ था 1923-24 में, जब हम देखे थे स्वराज पार्टी का जिसमें इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन प्रथम आम चुनाव, क्या चुनाव? प्रथम आम चुनाव किया गया था
आपका कब भाई 1937 में। किस कानून के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखिए इसमें क्या व्यवस्थाएं थी, तो पूरे भारत में चुनाव कराया गया, ठीक है। तो पूरे भारत में चुनाव कराया गया, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या कराया गया? चुनाव कराया गया। और छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? मध्य प्रांत का। किसका हिस्सा है भाई? मध्य प्रांत का हिस्सा है। मतलब छत्तीसगढ़ में ना होकर कहाँ पे होता है चुनाव? मध्य प्रांत में। इस समय हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कौन सी पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11 प्रांतों में से, कितने प्रांतों में से? 11 प्रांतों में से आपका 6 प्रांतों में विजय प्राप्त हुई। 6 प्रांत में विजय मिली किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में विजय मिली थी किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसमें से मध्य प्रांत भी एक हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था? मध्य प्रांत भी एक हिस्सा था, जहां पे जीत मिली थी किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। याद रखना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई हमारी घटनाएं, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि 1935 में कानून आया। कौन सा कानून? भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा लिखा था। और इसी भारतीय संघ के निर्माण किया जाएगा लिखे हुए तथ्य के आधार पे भारत में प्रथम क्या हुआ? आम चुनाव हुआ। कब? 1937 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11 प्रांतों में जो चुनाव हुआ तो उसमें से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिली थी, ठीक है। जिसमें से एक प्रांत है, कौन सा प्रांत? मध्य प्रांत। कौन सा प्रांत? मध्य प्रांत। और याद रखना, मध्य प्रांत को 14 जुलाई 1937 को, कब भाई? 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं BN खरे। कौन बनते हैं? BN खरे। ये नाम इंपॉर्टेंट है आपका कि मध्य प्रांत के 1937 के चुनाव में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया पूछेगा तो नाम क्या है हमारा? BN खरे। पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम है हमारा भास्कर नारायण खरे। क्या नाम है भाई? भास्कर नारायण खरे। यही हमारे मध्य प्रांत के क्या बन गए हैं? मुख्यमंत्री। इस समय इनका मंत्रिमंडल देखा जाए तो देखिए इनका मंत्रिमंडल कैसा था। हमारे मुख्यमंत्री हो गए भास्कर नारायण खरे। हमारे शिक्षा मंत्री, कौन से मंत्री? शिक्षा मंत्री बनाया गया था रविशंकर शुक्ल को। किसको बनाया गया था भाई? रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और रविशंकर शुक्ल ने एक योजना भी लागू की थी, शिक्षा मंदिर योजना। कौन सी योजना? शिक्षा मंदिर योजना लागू की थी। किस व्यक्ति ने? रविशंकर शुक्ल ने। आप याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि 1937 के आम चुनाव में मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? भास्कर नारायण खरे को। आपका शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? रविशंकर शुक्ल को। और रविशंकर शुक्ल ने कौन सी योजना लागू की? तो शिक्षा मंदिर योजना लागू की थी। इसका उद्देश्य था कि हमारे बच्चे अच्छा से आपके स्कूलों में पढ़ सके, अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा प्रदान किया जा सके। इसी कारण लागू की गई थी कौन सी योजना? शिक्षा मंदिर योजना। और इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ गवर्नर कौन है हमारे? तो गवर्नर है ई राघवेंद्र राव। कौन है भाई? ई राघवेंद्र राव। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, याद रखना, घनश्याम सिंह गुप्त को। किसको भाई? घनश्याम सिंह गुप्त को हमारा क्या बनाया गया? विधानसभा अध्यक्ष। तो ये प्रमुख मंत्रिमंडल को याद रखना है 1937 के आम चुनाव में। क्लियर है ये बातें? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 1937 में भारत में आम चुनाव हुआ,
जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या मिली, पूर्ण बहुमत मिली आपका। जिसमें एक प्रांत है, कौन सा प्रांत, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री 14 जुलाई 1937 को बनाए गए थे, किसको, भास्कर नारायण खरे को। और इस समय प्रमुख हमारे मंत्रिमंडल में कौन कौन थे, तो शिक्षा मंत्री हमारे रविशंकर शुक्ल जी बने थे, जिन्होंने लागू किया था कौन सी योजना, शिक्षा मंदिर योजना। हमारे गवर्नर कौन थे, तो ई राघवेंद्र राव थे। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम सिंह गुप्त थे। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा मंत्रिमंडल कब का, 1937 का। इसके आगे का टॉपिक देखिए क्या था। इसके आगे के टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि प्रमुख क्या घटनाएं रही। देखिए भाई, हम लोगों ने देखा कि 14 जुलाई 1937 को हमारा मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुआ, भास्कर नारायण खरे। लेकिन भास्कर नारायण खरे ने आगे चलकर त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। किसी कारणवश इंडियन नेशनल कांग्रेस के अन्य सदस्यों से भास्कर नारायण खरे का आपका विवाद हो गया, और विवाद हो जाने के कारण भास्कर नारायण खरे ने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया हमारा। और त्याग पत्र दिया जाएगा तो किसी अन्य व्यक्ति को भी तो बनाया जाएगा ना, बुलाया ही जाएगा हमारा, ऐसा आपका नियम है। जैसे वर्तमान में हमारे राज्य में टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल, इन दोनों के आपका बीच किसको आपका मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि 2.5 साल का आपका निर्णय लिया गया था कि 2.5 साल शासन करेंगे आपका भूपेश बघेल जी, और 2.5 साल शासन करेंगे हमारे टी.एस. सिंहदेव जी। अब 2.5 साल भूपेश बघेल जी का हो गया, इसी कारण राजनीति अभी गर्म हो गई है। आप देखते होंगे कि इतने विधायक हैं वो दिल्ली गए, टेंशन में आ जा रहा है ना पूरा छत्तीसगढ़, ये अब क्या होगा, हमारे नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो याद रखना, इसी तरह का सिचुएशन यहाँ पे भी है। हमारे भास्कर नारायण खरे ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र दिया तो अब नए मुख्यमंत्री हमारे कौन बनते हैं, तो याद रखना नए मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे रविशंकर शुक्ल जी। कौन बनेंगे, रविशंकर शुक्ल। आप याद रखना, रविशंकर शुक्ल है वो 29 जुलाई 1938 को, कब भाई, 29 जुलाई 1938 को मुख्यमंत्री बनते हैं। क्लियर है वह बातें। 29 जुलाई 1938 को हमारे नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, रविशंकर शुक्ल जी बन गए। उनके पहले हमारे कौन थे, भास्कर नारायण खरे। क्लियर है भाई, कैसे बने सबको समझ आया कि भास्कर नारायण खरे ने त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र देने के फलस्वरूप हमारे नए मुख्यमंत्री बन गए कौन, रविशंकर शुक्ल। 14 जुलाई को बने थे कौन, भास्कर नारायण खरे, और 29 जुलाई 1938 को बने हैं कौन, रविशंकर शुक्ल जी। और इस समय हमारा मंत्रिमंडल देखा जाए तो हमारे मंत्रिमंडल में वही लोग हैं, हमारे गवर्नर वही हैं, कौन, ई राघवेंद्र राव। हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं, तो हमारे कौन हैं जी, घनश्याम सिंह गुप्त हैं। और इसी तरह से हमारे गृह मंत्री, कैसे मंत्री, गृह मंत्री थे द्वारिका प्रसाद तिवारी। द्वारिका प्रसाद तिवारी, इनको बनाया जाता है क्या, गृह मंत्री। तो कुछ मंत्रिमंडल को भी याद रखना है। 29 जुलाई 1938 को कौन मुख्यमंत्री बने, रविशंकर शुक्ल बने। गवर्नर कौन है, ई राघवेंद्र राव है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, घनश्याम सिंह गुप्त है। और गृह मंत्री कौन है, द्वारिका प्रसाद तिवारी। क्लियर है भी बातें।
इसमें और अब इतिहास को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए कैसे आगे बढ़ता है हमारा। इतिहास हमारा कैसे आगे बढ़ रहा है, देखिए हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन, रविशंकर शुक्ल। आगे आपको पता होगा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, कैसा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाती है। कौन सा विश्व युद्ध चालू हो जाता है, दूसरा वर्ल्ड वार चालू हो जाता है। कब की तारीख में, 1939 में। इस घटना को लिंक करना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1914 से 1918 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से चालू हुआ, 1939 में। और इसमें अंग्रेज़ों ने क्या कहा, अंग्रेज़ों ने यह घोषणा कर दिया कि जिस प्रकार भारतीय फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे साथ थे, उसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हमारे क्या हैं, साथ है। पूरे दुनिया के सामने अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दिया कि जिस प्रकार भारतीय हमारे प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए थे, उसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हमारे क्या हैं, साथ है। ऐसा बोल दिया कि लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। लेकिन भारतीय लोग अंग्रेज़ों का साथ देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीयों को स्वराज प्राप्ति कराया जाएगा, ऐसा कर कर फर्स्ट वर्ल्ड वार में सहायता मांगा था अंग्रेज़ों ने। लेकिन जैसे ही ये लोग जीत जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, ना तो भारतीयों को स्वराज मिला, ना आपका कुछ मिला। भाई देखे थे हम लोग, तो अंग्रेज़ों की यही चाल थी आपका कि किसी भी कंडीशन में इनको हम शामिल कर लेते हैं और शामिल करने के फलस्वरूप हम सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय लोग इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्या करेंगे भाई, विरोध करेंगे कि हम अंग्रेज़ों के साथ नहीं हैं, हम किसी भी कंडीशन में अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेज़ धोखेबाज हैं, हमें हर समय छलते हैं, धोखा देते हैं, तो हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। ऐसा विरोध चलेगा अब किनका, भारतीयों का। अंग्रेज लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, भारतीय लोग हमारे ही साथ हैं, लेकिन भारतीय लोग साथ देना नहीं चाह रहे हैं। इसी विरोध में पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि हमारा भारत आपका अंग्रेज़ों के साथ नहीं है, इसके लिए 22 दिसंबर, कब भाई, 22 दिसंबर 1939 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी राज्यों में शासन था, सरकार था, उन सभी से इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया सामूहिक रूप से कि भाई देखिए हम लोग कांग्रेस जो है, हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस, वह अंग्रेज़ों का साथ कभी नहीं देगा, भारतीय अंग्रेज़ों का साथ कभी नहीं देगा। और इसी को दिखाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभी हम देखे थे 6 राज्यों में पूर्ण सरकार बनी है ना, वहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। और वह इस्तीफ़ा दिया गया था कब, 22 दिसंबर 1939 को। क्लियर है वे बातें। 1937 में आपका बना है और कब खत्म हुआ है, 1939 में। अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 2 वर्ष का कार्यकाल रहा था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत में शासन का। ठीक है, तो देखिए 22 दिसंबर 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी राज्यों में शासन था, सब ने क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। इसकी भनक हमारे मध्य प्रांत में भी आ जाती है। कहाँ जाती है, मध्य प्रांत में। और बताया जाता है कि मध्य प्रांत में 15 नवंबर, कब भाई, 15 नवंबर 1939 को हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो नेता थे, इन्होंने पहले से ही क्या दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने आपका घोषणा कर दिया कि भाई हम लोग अब आपके आगे चल कर इस्तीफ़ा देंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेता थे, छत्तीसगढ़ के जो आपका मध्य प्रांत के नेता थे, उन सब ने 15 नवंबर 1939 को क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया सामूहिक रूप से। भारत में 22 दिसंबर को दिया गया और छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को दिया गया। दोनों डेट याद रखना, दोनों डेट को डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि भारत के लोगों ने कब आपका दिया, तो 22 दिसंबर 1939 को दिया, और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कब दिया, तो 15 नवंबर 1939
1939 को। और याद रखना 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा, किनके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा धन्यवाद दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? धन्यवाद दिवस मनाया गया था। इस कारण इस दिवस को मनाया क्योंकि मुस्लिम लीग है वह चुनाव में ज़्यादा सीट जीत नहीं पाई थी, कांग्रेस ही ज़्यादा जीत पाया था। इसी कारण कि भाई आप लोगों ने आपका इस्तीफा दे दिया तो हम आपका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। ऐसा कर कर 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने कौन सा दिवस अपनाया है? धन्यवाद दिवस। याद रखना ये क्वेश्चन भी आपका CGPSC और व्यापक में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया और भारत के लोगों ने भी क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चला है हमारा कि किस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल करने के लिए अंग्रेज लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। हम आज का क्लास इतना ही रखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और अंग्रेज लोग मानते ही नहीं हैं यार कि भारतीय लोग आपका क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ नहीं है। ऐसे करके पूरी दुनिया के सामने यही घोषणा करते रहते हैं कि भारतीय लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, और भारतीयों को शामिल करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। आगे चलकर क्रिप्स मिशन लाएंगे। ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन भी असफल हो जाएगा। आगे चलकर महात्मा गांधी जी द्वारा किया जाएगा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया जाएगा, फिर भी हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने वाले नहीं हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज का क्लास इतना तक ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रमुख कौन कौन सी इनमें और एक्टिविटीज़ हुई। ठीक है, चलिए, तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी में हम जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं उस उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपका फेमस होना है, नहीं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि गरीब वर्ग के छात्र जो आपका रायपुर, बिलासपुर या बड़े शहरों में जाके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तैयारी घर में हो तो आप बढ़िया से घर में स्टडी कीजिए। हमारा 4 ही महीना बचा है CGPSC प्री का, उसमें आप सफल होइए। ठीक है, चलिए बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।